आरएस एकेडमी 2012 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना के बारे में देखेंगे। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की जो खोज थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। इसके बाद 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन जो थे वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे और स्वान जो थे जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे, ये दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत 1839 में दिया और इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी जीव जंतु का या वनस्पति का शरीर जो होता है वह कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना है और कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तो सेल स्ट्रक्चर में एनिमल की कोशिकाएं हैं तो उनका आकार लगभग गोलाकार होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होती हैं उनका जो आकार होता है वह लगभग चौकोर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी क्या क्या दोनों में अंतर है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में, इसको हम लोग देखेंगे। अगर किसी सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसके अंदर एक लेयर होती है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, और उसके बाद भी एक लेयर होती है वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति है यह केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बहुत से छोटे छोटे अंग जिसको कोशिकांग कहा जाता है वो इसके अंदर बंद रहते हैं। इसमें एक द्रव्य भरा होता है जो कि जीवित अवस्था में होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, और इसी के अंदर सभी कोशिकांग जो होते हैं उसी में पड़े रहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है यह प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। इसके बाद देखिए इसके ऊपर जो एक और लेयर होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका भित्ति के नाते जो वनस्पति कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और यही सेलुलोज उनको मजबूती प्रदान करता है। ये दोनों लेयर कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। बीच में ये गोल संरचना दिखाई दे रही है और इसी गोल संरचना को हम न्यूक्लियस कहते हैं या केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क होता है। कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह सभी केंद्रक के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। केंद्रक के अंदर बीच में न्यूक्लियोलस है या केंद्रिका इसको बोलते हैं और इसमें धागे के समान संरचना दिखाई दे रही है। ये संरचना क्रोमैटिन धागा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमैटिन धागा। क्रोमैटिन धागा जो कि प्रोटीन और डीएनए, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन धागा ही जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है यानी कोशिका विभाजन जब शुरू होता है तो यही क्रोमैटिन धागा सिकुड़कर गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करता है। बीच में जो न्यूक्लियोलस है या केंद्रिका, केंद्रिका में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए होता है। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए होता है और केंद्रिका के अंदर ही जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसका संश्लेषण यहीं पर होता है। कहाँ पर? केंद्रिका के अंदर। तो इसके बाद देखिए केंद्रक से लगी हुई ये देखिए एक संरचना होती है, इसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, और इसी के ऊपर आप बिंदु के समान ऐसे संरचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिकाओं में
जिस तरह की प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसका संश्लेषण कराने का काम कौन करता है? राइबोसोम, जो इसके ऊपर स्थित है। इसके अलावा देखिए कुछ स्थानों पर राइबोसोम इसके ऊपर उपस्थित नहीं होता है और कुछ पर उपस्थित होता है। जहाँ पर यह उपस्थित रहता है उसको कहते हैं खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर यह नहीं होता है उसको कहते हैं चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरह से हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है प्रोटीन का संश्लेषण कराना। दूसरा काम इसका क्या है? यह कोशिका का स्केलेटल होता है, सेल का स्केलेटल होता है या कोशिका का कंकाल होता है जो उसको सहारा प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा देखिए अगर इस पर राइबोसोम उपस्थित है तो यह खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तब इसका काम जान लीजिए कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके बाद अगर इस पर राइबोसोम नहीं उपस्थित है तब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करना। अगला हम देखेंगे इसी के बगल तो आता है हमारा गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी। इसकी खोज सबसे पहले कैमिलियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था और पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको नियंत्रित करने का काम गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए लाइसोसोम, यह भी एक कोशिकांग है। लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर, यह पदार्थों को पचाने का काम करता है। जैसे कोशिका का कोई पार्ट अगर किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया या काम नहीं कर रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम उसके ऊपर एक होता है जल अपघटक एंजाइम। इसके अंदर क्या भरा होता है? जल अपघटक एंजाइम। और जो पार्ट काम नहीं करता है, मान लो यहाँ कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम जाएगा और उस पार्ट को गलाकर ख़त्म कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है, पूरी कोशिका मान लीजिए काम नहीं करती है तो यह लाइसोसोम फट जाता है और जल अपघटक एंजाइम जो होता है पूरी कोशिका को गलाकर ख़त्म कर देता है, यानी जिस सेल में यह था उसी को ख़त्म कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए रिक्तिका या वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं वनस्पत कोशिका में इनका आकार भी बड़ा होता है और इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, लेकिन जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा भी होता है और इनकी संख्या भी कम होती है। जो रिक्तिका होती है इसके अंदर 90% लगभग जल भरा होता है, 15% इसमें प्रोटीन होता है और 3% इसमें वसा होती है और 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस तरह से इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है और यह कोशिका का भंडार कक्ष भी कहलाता है। पदार्थों को इसमें स्टोर किया जाता है या पदार्थों का इसमें संचय किया जाता है। तो इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी के आसपास अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कोशिका में जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसी के अंदर होती है। श्वसन प्रक्रिया इसी के अंदर होती है और जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है वह भी यहीं पर होता है। और भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा बनती है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु भोजन करता है तो भोजन उसका पहुंचता है हर कोशिका तक। हर कोशिका तक श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन भी पहुंचता है। तो ऑक्सीजन आने के बाद कोशिका में पचे हुए भोजन को या कोशिका में पहुँचे हुए भोजन को क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। और ऑक्सीकृत करने के बाद उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक ऊर्जा बनती है और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि कोशिका में अपशिष्ट होता है। कोशिकाओं को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, यह कोशिकाओं से बाहर कर दिया जाता है उत्सर्जन के द्वारा। इसके बाद देखिए तो जो ऊर्जा बन के तैयार होती है भोजन के ऑक्सीकरण के बाद, तो उस ऊर्जा से कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं
और जो ऊर्जा बचती है, जो बची हुई ऊर्जा होती है भोजन के ऑक्सीकरण के बाद, तो उस ऊर्जा को ADP में बदल दिया जाता है और ADP से फिर ATP में बदल दिया जाता है। ADP है एडेनोसिन डाइफास्फेट और यह है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये सभी ऊर्जा के रूप हैं। तो ऊर्जा को पहले ADP में फिर ATP में बदल दिया जाता है और इसी रूप में कोशिका के अंदर ऊर्जा संचित रहेगी। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो वही ATP ADP में बदल जाता है और फिर ADP ऊर्जा में बदल जाएगा और इसी ऊर्जा से फिर कोशिकाओं का कार्य हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह यानी सेल का विद्युत गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जानने से पहले जान लीजिए, जो लवक होते हैं प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है ये जान लीजिए। पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, लेकिन जंतुओं की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है या नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के नाते पेड़ पौधों का जो कलर होता है वो हरा होता है। और इसके अलावा इसका काम जान लीजिए, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित करने का काम या एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोप्लास्ट का है और उसी ऊर्जा को या सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके ये पौधों का भोजन बनाने का काम करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को पौधों का या कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर, क्योंकि इसका काम क्या है? सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराना या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को करवाना। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के नाते पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। जंतुओं में यह नहीं होता, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भोजन के लिए एनिमल किस पर आश्रित होते हैं? पेड़ पौधों पर। इसके बाद देखिए फिर दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अवर्णी लवक भी इसको बोलते हैं। इसको हरित लवक भी कहते हैं और इसको अवर्णी लवक भी कहते हैं। ये रंगहीन होता है, कोई इसमें कलर नहीं होता है और यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे पेड़ पौधे का तना जो छाँव में रहता है या उनकी जो जड़ होती है, वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और इसका काम क्या है? भोजन का संचय करना। इसका काम क्या है? भोजन का संचय करना। इसके बाद देखिए क्रोमोप्लास्ट। पौधों के अंदर हरे कलर के अलावा कोई भी कलर जो भी आता है वो सब किसके नाते होता है? क्रोमोप्लास्ट के नाते। जैसे फूलों का कलर, बीज का कलर या पत्तियों का जो पीलापन होना, फलों में कई कलर आप लोग देखते होंगे। तो ये सभी जो हरे कलर के अलावा जितने भी कलर पौधों में आते हैं वो सभी है क्रोमोप्लास्ट के नाते। क्लियर? तो इसके बाद देखिए इस तरह से जो प्लास्टिड होता है यानी लवक जो होता है 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इस तरह से हम देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा अंतर है। जैसे अंतर फिर से आप जान लीजिए। पहला अंतर क्या है? एनिमल जो सेल होती है उसमें केवल कोशिका झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन केवल होती है बाहरी झिल्ली, और जो वनस्पति या प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती ही है, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और कवर होता है, उसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसी के कारण पेड़ पौधों का जो शरीर होता है या उनकी जो बॉडी होती है वो कठोर होती है और मजबूत होती है।
इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह भी केवल प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में ये अनुपस्थित होता है। जो अगला अंतर है रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ जो होती हैं ये प्लांट सेल में बड़ी होती हैं और इनकी संख्या अधिक होती है और एनिमल सेल में इनकी संख्या कम होती है और इनका आकार भी छोटा होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।